हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एमसीक्यूज एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा। तो इस पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चंस 24 रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कोई ताखिर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स डज गवर्नमेंट अर्न थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस। कितने परसेंट टैक्स जो है हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू कमाती है। तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम उस टैक्स को कहते हैं जिसके थ्रू मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे लगाए वही पे भी करे, यानी इट्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड। तो इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं हम जिस पे लगाया जाए बल्कि वो ना भाई कोई और पे करे, यानी कि इसका बर्डन जो है शिफ्ट हो रहा है। तो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल आ गई हमारी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है हमारा ये सेल्स टैक्स आ गया, हमारा जीएसटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कितना परसेंट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से कमाया जाता है। तो इसका आंसर है भाई 52%। यानी 52% टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से कमाया जाता है और 48% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाया जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कुड द आरबीआई एनकरेज बैंक्स टू लैंड आउट मोर ऑफ देयर रिजर्व्स। आरबीआई क्या करे कि हमारे जो बैंक से वो ज्यादा से ज्यादा लोन दें। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है रिड्यूस द डिस्काउंट रेट, डिक्रीज द सीआरआर एंड एसएलआर, इंक्रीज द बैंक रेट, ठीक है, एंड रिड्यूस द मनी सप्लाई। तो इसका आंसर है डिक्रीज द सीआरआर एंड एसएलआर। अब ये सीआरआर और एसएलआर क्या होता है? सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इन दो के तहत क्या है, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ हिस्सा जो है उनको रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व रखना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो के तहत उनको अपनी टोटल डिमांड एंड जो उनकी जो डिमांड डिपॉजिट एंड टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, उसका जो हिस्सा है, कुछ शेयर जो है, कुछ हिस्सा जो है, कुछ फ्रैक्शन जो है वो रखना पड़ता है रिजर्व। और एसएलआर के तहत वो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि सोना रख सकते हैं या फिर सिक्योरिटीज रख सकते हैं या फिर बॉन्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे आरबीआई को क्या करना है, बैंकों को एनकरेज करना है कि भाई आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोन दो, तो आप सीआरआर और एसएलआर को कम करो, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर अगर ज्यादा होगा यानी हमारे बैंक क्या है, हमारे बैंक बाउंड है कि वो ज्यादातर अपनी जो रिजर्व जो फ्रैक्शन है डिपॉजिट का वो बचा के रखें और कम जो है लैंड करें। तो अगर हमने इनको एनकरेज करने के वो ज्यादा लैंड करें तो आपको इसे कम करना पड़ेगा ताकि उनकी लैंडिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द प्रोसेसेस बाय विच द मनी एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन, रिजर्व्स ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट्स, the buying and selling of government securities to alter the supply of money, and the rates of interest banks charge on the short term loans to the best customers। तो इसका आंसर है भाई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू अल्टर द मनी सप्लाई। अब ये गवर्नमेंट सॉरी ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है, तो ताकि मनी सप्लाई में चेंजेस आ जाएं। जब मनी सप्लाई में चेंजेस अब कैसे आते हैं, तो ये माना जाता है, इसके पीछे ये थ्योरी दी जाती है, तो जब गवर्नमेंट हमारी क्या करेगी, सॉरी हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या करेगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है, यानी हमारा जो बैंक है वो क्या कर रहा है, हमारे कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज दे रहा है, उनसे पैसा ले रहा है, यानी मनी सप्लाई कम हो गई। लेकिन जब वो उनसे परचेज करेगा, यानी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो उनको क्या देगा, उधर से उनकी सिक्योरिटीज लेगा और यहाँ से पैसे देगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ गई, लैंडिंग रेट बढ़ गया। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है भाई, द रेट एट विच द आरबीआई चार्जेस बैंक्स फॉर ए लॉन्ग टर्म लोन। तो लोन दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले एक तो लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा शॉर्ट टर्म लोन। तो
उस रेट को क्या कहते हैं जिस रेट के तहत आरबीआई जो है हमारे कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है? बैंक रेट, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेट? तो इसका आंसर है भाई बैंक रेट। यानी बैंक रेट वो रेट कहलाता है जिस रेट के तहत या फिर जिस रेट पर हमारा जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को लंबे समय के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट किसे कहते हैं हम? सॉरी, व्हाट इज द रेपो रेट इन इंडिया? हमारे इंडिया में रेपो रेट कितना है? 4%, 4.24%, 18% एंड 3.33%। अब ये रेपो रेट क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर बताया ना बैंक रेट के बारे में, बैंक रेट वो रेट जिस रेट पर लंबे समय के लिए लोन दिया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाए। और रेपो रेट हम उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे। तो हमारे इंडिया में ये रेपो रेट है कितना भाई आज? तो ये है 4%। ठीक है, हमारे इंडिया में रेपो रेट कितना है? 4% है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अ प्लान टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड स्लो द इन्फ्लेशन। तो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए ताकि इन्फ्लेशन को स्लो किया जाए, इन्फ्लेशन रेट को स्लो किया जाए, तो क्या प्लान होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या है भाई, अगर आपने फिस्कल पॉलिसी के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि एग्रीगेट डिमांड किसका इलाका है? फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है फिस्कल पॉलिसी का इलाका है। चलो, आपको तो ये पता होगा कि अब आंसर जो है इन्हीं दो में से है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी है या फिर एक्सपेंशनरी है, तो आपको ये भी पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं? टैक्स रेट क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देते हैं। यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या हो जाता है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, क्योंकि उनको ज्यादातर हिस्सा जो है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता है। उनके पास इनकम जो है कम रह जाती है और कम खर्चा तो कम डिमांड। ठीक है, तो इसीलिए क्या, और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हमारा जो जो टारगेट रहता है वो हमने क्या करना है? टैक्स को कम करना है और स्पेंडिंग लेवल को बढ़ाना है। तो इसीलिए इस प्लान टू एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन को कम करा जा सके। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजेज इन द प्राइस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए प्राइसेस का बढ़ना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर हमने ये करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि हाई टैक्सेस चार्ज करने और खर्चा कम करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। तो सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेवेन्यू, स्पेंडिंग एंड डेट? ऑप्शन है फ्रैक्शनल रिजर्व्स बैंकिंग, लीगल रिजर्व्स, फिस्कल या फिर रिजर्व। इनमें से गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्पेंडिंग या फिर डेट को कौन सा नाम दिया जाता है? किस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 3, यानी फिस्कल। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि ये फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी तो मैंने अभी बोला ऊपर। तो फिस्कल पॉलिसी किसके रिलेटेड है? गवर्नमेंट के रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट डेट, स्पेंडिंग, रेवेन्यू को हम फिस्कल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, बजट डेफिसिट मेट बाय प्रिंटिंग न्यू मनी इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन ऑफ बजट डेफिसिट। अब क्या बोलता है, क्या बजट डेफिसिट? सबसे पहले बजट डेफिसिट के बारे में जानते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है? जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खर्चा ज्यादा करे और कमाई कम है, यानी खर्चा ज्यादा कमाई कम, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो माना जाता है कि बजट डेफिसिट हो गया है। तो इस बजट डेफिसिट को दो तरीकों से मैट करा जाता है। ठीक है, दो तरीकों से मैट करा जाता है। एक, हमारी जो गवर्नमेंट क्या करे? बोरोविंग करे, बैंकों से पैसा ले और उस डेफिसिट को मैट करे। ठीक है, या फिर हमारे सेंट्रल बैंक को क्या कहे कि भैया तू नई मनी छाप, जितना हमारे पास डेफिसिट है उतना आप नया मनी छाप। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ट्रू है। यानी जब बजट से डेफिसिट को नई मनी छापने से मैट करा जाता है उसको कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ बजट डेफिसिट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्यूरिंग ए रिसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर? एन इंक्रीज इन रियल वेजेस, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एंड इंक्रीज इन द जीडीपी एंड ग्रोथ रेट, एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अब सबसे पहले ये रिसेशन क्या होता है भाई? रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जहां पर हमारी इनकम
जहां पर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट, जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड, जहां पर हमारे प्राइसेस सारे के सारे लो होते हैं। तो आपको तो अब पता ही चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है एन इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिप होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अपने चरम पर होता है भाई। ठीक है, ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू एनकरेज स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर एंड द बिजनेस, ए फिस्कल पॉलिसी बेस्ट सर्विंग दिस पर्पस वुड बी। क्या कहता है कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, स्पेंडिंग लेवल इंक्रीज करना है, स्पेंडिंग लेवल इंक्रीज करना है, तो उसे कौन सी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? कौन सी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? डिक्रीजिंग द टैक्सेस, decreasing government spending, reducing the investment tax credit or balancing the budget। तो इसका आंसर है भाई डिक्रीजिंग द टैक्सेस। अभी टैक्सेस का क्या कनेक्शन है, यानी कि आप टैक्स कम करने से स्पेंडिंग लेवल को कैसे इंक्रीज करेंगे, यानी कि खर्चे को कैसे बढ़ाएंगे? तो वो ऐसे बढ़ाएंगे क्योंकि जब आप लोगों पर क्या करते हैं, ज्यादा टैक्स लगाते हैं, यानी अब लोग क्या है, मजबूर हो गए हैं कि अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो टैक्स की सूरत में दें, यानी उनके पास जो इनकम रह जाती है बाद में कम खर्चा करेंगे ना, वो कम इनकम रह जाती है तो कम खर्चा, कम स्पेंडिंग। तो इसके बरअक्स अगर आपने टैक्स कम लगाया है, यानी लोग अब अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा ही दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, यानी वो अब वो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने स्पेंडिंग लेवल को बढ़ाना है, चाहे फिर आपने ये कंजप्शन स्पेंडिंग बढ़ानी है या फिर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है, तो आपको टैक्सेस कम करने। ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। अब है भाई हमारा 11वां क्वेश्चन। ए बजट डेफिसिट अकर्स, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं ऊपर। इसका आंसर इसका ऑप्शन है पहला कि द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन मोर रेवेन्यू देन इट स्पेंड्स फॉर ए गिवन ईयर, यानी बजट पहला ऑप्शन है कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू ज्यादा कर रही है और स्पेंड कम कर रही है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमा कम रही है और खर्च ज्यादा रही है। तो इसका आंसर है भाई गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी देन इट ब्रिंग्स फॉर फिस्कल ईयर। हम कहते हैं बजट डेफिसिट किसको कहते हैं, जब गवर्नमेंट क्या करे, खर्चा ज्यादा करे, कमाई कम है, तो कहते हैं कि बजट डेफिसिट हो गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। द एक्सपेंशन आर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो मुझे बताइए आपके कि हम किस पॉलिसी के तहत जो है मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, सो दैट कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी या फिर कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करा जाए। तो इसका आंसर है भाई मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम मनी सप्लाई को कर्टेल करते हैं, मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, ताकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया या घटाया जाए। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाते या घटाते हैं, सो दैट के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया या घटाया जाए। ठीक है, ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर भी पहले दे चुका हूं मैं पहले स्टार्टिंग में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स? its burden is shifted, its burden is not shifted, it increases with the increase in income and it decreases with the decrease in income। तो भाई डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग इनमें से क्या सही है? तो यही है भाई, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ऊपर बता चुका हूं यार मैं। डायरेक्ट टैक्स हम उस टैक्स को कहते हैं जिस पर लगाया जाए वही पे करे, यानी बर्डन कांट बी शिफ्टेड। तो इसलिए इसका आंसर है कि इट्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड, इट्स बर्डन इज नॉट शिफ्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्टम ड्यूटी इज ए टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स। तो कस्टम ड्यूटी क्या है भाई, एक टैक्स है। तो किन गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है? ऑप्शन है प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, उन गुड्स पे जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या फिर उन गुड्स पे विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर है इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, यानी कस्टम ड्यूटी उस टैक्स को कहते हैं हम लोग जो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जो हमने बाहर से मंगाई है, किसी बाहर की कंट्री से मंगाई है। ठीक है, उसे कहते हैं हम कस्टम ड्यूटी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट कीप ए फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स
इन द फॉर्म ऑफ लीगल रिजर्व्स कार्ड। अब क्या है, हमारे जितने भी बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको क्या करना है, उनकी जितनी भी डिपॉजिट है, ठीक है, उनकी जितनी भी डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट में से कुछ हिस्सा या फिर कुछ फ्रैक्शन क्या है, उनको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना है, ठीक है, बचा के रखना है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, CRR, MSF या SLR? तो इसका आंसर है भाई CRR। यानी CRR के तहत क्या होता है, हमारे जो बैंक्स हैं उनको अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट में का जितना भी टोटल है उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना है, ठीक है। वो क्यों रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि कभी भी अगर इकोनॉमी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो एक साथ में आकर के डिमांड करने लग जाए, क्योंकि हमारे जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, हम लोग बैंकों में पैसा डालते हैं, तो बैंक क्या करता है, लोन देता है लोगों को, क्योंकि बैंक वहां पर ऐसे तो नहीं बैठा, क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट मिलता है ना हमारे डिपॉजिट पे। तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता है, भाई कुछ भी करे उसके साथ, वो उसका मसला है। लेकिन लेकिन अब क्या हो जाए, कभी सोचो, अब बैंक ने सारा पैसा डाल दिया कहीं इन्वेस्ट करके, और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अचानक से आ गए और डिमांड करने लगे डिपॉजिट के ये कैश के लिए, तो उस वक्त क्या करेगा बैंक? तो इसीलिए हमारे RBI ने रूल बनाया है, CRR के तहत क्या है कि बैंक्स को क्या करना है, कुछ हिस्सा रखना है बचा करके, कुछ रिजर्व में रखना है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कस्टमर अचानक से डिमांड करने लग जाए तो उस वक्त इस सिचुएशन के साथ डील करा जा सके, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, if the employment rate is too low, the RBI should diagnose the funds rate। अब क्या कहता है कि अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफी लो चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफी लो चल रहा है, तो RBI को फंड्स रेट क्या है, ये फंड्स रेट मतलब कि लेंडिंग रेट या फिर लोन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? तो इसका आंसर है भाई डिक्रीज करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए मैं समझाता हूं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिक्रीज तो करना, भाई क्यों करना है। अब ये फंड्स रेट जो या फिर लोन रेट जो है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, लोन लेकर के जाते हैं तब इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर उनको लोन जो है महंगा पड़ेगा तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे हाई इंटरेस्ट रेट से, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, लोन ही नहीं लेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट कम है। तो इसके बरक्स अगर फंड्स रेट यानी लोन रेट कम है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे जैसे भी उठ के चले जाएंगे बैंक से लोन लेकर के, आएंगे, सस्ता मिल रहा है, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ चीज प्रोड्यूस करेंगे, हमने वहां पे एम्प्लॉयर्स लगाने, उनकी इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से अगर हमने एम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो RBI को फंड्स रेट जो है डिक्रीज करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई द RBI शुड डाइडाइज द फंड्स। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मैं पहले बता चुका हूं, इन्फ्लेशन मींस राइजेस इन द प्राइजेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हमने इन्फ्लेशन को कम करना है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसको कम करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन किस वजह से होता है। इन्फ्लेशन होता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो काफी हाई है, ठीक है, अपने चरम पर है, एग्रीगेट डिमांड हाई है। तो मेन मुद्दा है कि हमने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। तो एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से कम करी जा सकती है, एग्रीगेट डिमांड कम करनी जा सकती है कि अगर आप स्पेंडिंग लेवल जो है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम करें, कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कम इंप्लॉयर्स लगेंगे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कम इनकम है तो कम एग्रीगेट डिमांड, तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीज इन द फंड्स। समझ आ रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, what is reverse repo rate? The most important question. The rate at which central bank give loan to the commercial banks are the rate at which central banks receives loans from the commercial banks। repo rate, reverse repo rate क्या है भाई, वो रेट जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, या वो रेट जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। तो इसका आंसर है भाई द रेट एट विच सेंट्रल बैंक रिसीव्स लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। यानी जिस रेट के तहत हमारा जो सेंट्रल बैंक RBI है वो कमर्शियल बैंक से लोन ले, उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल ये एक क्वालिटेटिव टूल्स में आता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स में। इसके थ्रू क्या करता है हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे कमर्शियल बैंक्स के लैंडिंग कैपेसिटी को कम करता है। अब सोचो ना, वो उनसे लोन ले रहा है, सेंट्रल बैंक उनसे लोन ले रहा है, यानी कि उनसे लोन पैसा हैंट रहा है, तो उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम, यानी कि वो इन्वेस्टर्स के प्रोड्यूसर को या फिर इन्वेस्टर्स को लोन देना उनके लिए कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बैंक रेट इन इंडिया इन 2021? तो बैंक रेट क्या है भाई? बैंक रेट वो रेट है जिसके तहत हमारा कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो बैंक रेट कितना है आज हमारे इंडिया में? इसका आंसर है भाई 4.24। हमारे इंडिया में 4.24 आजकल बैंक रेट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। Fiscal policy is the mean by which the government keeps fiscal policy is the mean by which the government keeps the economy stable through taxes and expenditure। इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी क्या है भाई? एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसके थ्रू क्या होता है, इकोनॉमी में हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को इस तरीके से बढ़ाती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 21। ए बैलेंस्ड बजट हैपन्स टू ए कंट्री व्हेन फिस्कल स्पेंडिंग इज इक्वल टू फिस्कल रेवेन्यू। तो क्या ये सही है? यानी कि बैलेंस्ड बजट उस बजट को कहते हैं जब हमारा फिस्कल स्पेंडिंग जो है, यानी कि स्पेंडिंग और इनकम क्या है, बराबर है। तो ये सही है, इट इज ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। The bank in India that regulates the monetary system is RBI, SBI या PNB। तो भाई हमारे इंडिया में कौन सा बैंक है जो एक मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास RBI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। When RBI buys government securities bonds on the open market, what effect does this action have on the nation's money supply and aggregate demand? तो क्वेश्चन है कि जब हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है या फिर खरीदता है, तो एग्रीगेट सप्लाई और मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड पर इसका क्या असर पड़ता है? मनी सप्लाई इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, मनी सप्लाई इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेज, मनी सप्लाई डिक्रीजेज एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, मनी सप्लाई इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेज। तो इसका आंसर है भाई मनी सप्लाई इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेज। ठीक है। जब हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में क्या करता है, परचेज करता है, तो इससे मनी सप्लाई क्या है, बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कैन अडॉप्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई इनमें से कौन सा वाला मेथड है या फिर कौन सा वाला टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं करती? पहला, रेजिंग द डिस्काउंट रेट, बाइंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोअरिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट या रेजिंग द पर्सनल इनकम टैक्स। तो इसका आंसर है रेजिंग द पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका इलाका है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक एमसीक्यूज पर। एक और पार्ट लेकर के आएंगे, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स दैट यू गाइज गिव्स अस। ठीक है, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।